हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे नदियों के कार्य। नदियों के क्या कार्य होते हैं। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि नदियों का निर्माण कैसे होता है, नदियां कैसे बनती है। तो पहाड़ों पर जो पहाड़ पूरी तरह से बर्फ से ढके होते हैं उनको बोलते हैं हम ग्लेशियर। ठीक है, वो पूरी तरह से व्हाइट कलर के होते हैं, पूरी तरह से बर्फ से ढके होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर के बाद जो ग्लेशियर है वो हल्के से पिघल के, थोड़ा सा पिघल के, वो उनकी जो बर्फ होती है वो थोड़ा सा नीचे खिसकने लगती है, उसको बोलते हैं हम हिमनद। ठीक है, ये पहाड़ों पे ऊपर ही ये क्रिया होती हैं और ये बहुत स्लो होती हैं। ये बहुत बहुत ही धीरे धीरे वाली क्रिया होती हैं। ठीक है, और उनके बाद जब जब वो हिमनद थोड़ा सा नीचे खिसकती हैं, तो जब वहां का टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है तो वो हिमनद पानी में चेंज हो जाती हैं और वहीं से हमारी जो नदियां हैं वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, नदियां तो वैसे ग्लेशियर से ही स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जो पानी वाली नदी हमें देखने को मिलती हैं वो हिमनद के बाद मिलती हैं। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ। जो नदियां होती हैं वो जब अपनी बिल्कुल युवा अवस्था में होती हैं तो वो पहाड़ों को काट छाट करके नीचे की तरफ आती हैं। ठीक है, जब वो नीचे की तरफ आती हैं तो अपने साथ पहाड़ों के कुछ अवसादों को लेके आती हैं, मतलब पहाड़ों की मिट्टी को लेके आती हैं। तो आप देखेंगे कि ग्लेशियर बिल्कुल साफ होते हैं, बिल्कुल व्हाइट कलर के होते हैं, लेकिन जब आप नदी का पानी देखेंगे तो जो मोस्टली नदियां होती हैं जो उनका पानी मैला होता है। ठीक है, उसमें मिट्टी के, धूल के कुछ कण होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो पहाड़ों को काटती हुई आती हैं। ठीक है, वो ऊपर से पहाड़ों को काटती हुई आती हैं। उस समय वो अपनी युवावस्था में होती हैं, उनकी गति इतनी तीव्र होती है कि उनके आसपास की जितनी भी चीजें होती हैं वो उनको काटती हुई उनके अवसादों को साथ लेके आती हैं। जब वो अपनी युवावस्था में होती है तो उनका वेग जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जब वो पहाड़ों से नीचे उतरती हैं। ठीक है, जब वो पहाड़ों से नीचे उतरती हैं तो उनका वेग बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जब वो मैदानी इलाके में प्रवेश करती हैं, मैदान में आती हैं जब, तो उनकी जो गति है वो बहुत मंद हो जाती है, बहुत धीरे धीरे वो चलने लगती हैं। अब वो इतनी दूर से नदी आ रही है और फिर हजारों किलोमीटर चलने के बाद उसकी जो गति होती है वो बहुत धीरे हो जाती है। और जब उसकी गति धीरे हो जाती है तो चापा झील, अनूप या गोखुर झीलों का निर्माण होता है। अब मैं आपको बोर्ड पे समझाती हूँ कि ये कैसे निर्माण होता है। मान लीजिए कोई नदी बिल्कुल पहाड़ से निकली है और वो उसके बाद में वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जैसे गंगा नदी है, वो मैदानी भाग में कहां से प्रवेश करती है? हरिद्वार पे। हरिद्वार से वो प्रवेश करती है। हरिद्वार पे उसका वेग सबसे ज्यादा होता है। और आप देखेंगे बिहार में जो कलकत्ता है उसमें जाके देखेंगे तो उसका वेग बहुत धीरे होता है मुकाबले उसके जो उसका वेग हरिद्वार में था। ठीक है, हरिद्वार में जब वो चलती है तो उसकी कल कल ऐसे आवाज आती है, पानी की आवाज आती है, पानी के चलने की आवाज आती है, कल 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 इस तरह से। और जब वो कोलकाता में होती है तो उसकी आवाज इतनी नहीं आती है, उसकी गति बहुत धीमी होती है। जब ये नदियां अपनी वृद्ध अवस्था में आने को होती हैं तो ये क्या करती हैं? अपना जो स्थान है वो परिवर्तन कर लेती हैं। जैसे कोई नदी ऐसे आ रही है, ठीक है, अब वो क्या करेगी? जब वो मंदी हो जाएगी, उसमें मैदानी भागों में प्रवेश करेगी, तो वो ऐसी सीधे नहीं चलती हैं। फिर वो कैसे चलती हैं? ऐसे टेढ़ी, ऐसे टेढ़े चलती हैं। ठीक है, तो जब पहले नदी ये ऐसे चल रही थी, उसके बाद इसने यहाँ पे कुछ जल राशि छोड़ दी। ये चाप के जैसे दिखती है इसलिए इसको चापा झील बोलते हैं। ये देखने में गाय के पैर के समान होती है इसलिए इसको गोखुर भी बोलते हैं और इसको अनुप भी बोलते हैं। ठीक है, इसको अनुप झील भी बोलते हैं। तो ये इस तरह के देखने में इस तरह की लगती है और इधर भी बन जाती है, मतलब ये कहीं भी बन जाती है, लेकिन इस तरह से ही बनती है, तो इसलिए इसको हम चापा झील बोलते हैं। अब इसके बाद जब वो बिल्कुल अपनी वृद्ध अवस्था में होती है नदी, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। अब ऊपर से आई है, बहुत तीव्र गति से आई है तो सीधी आई है। उसके बाद वो विसर्प बना रही है। विसर्प माने सांप की तरह ऐसे लहर लहर के चल रही है तो उसने विसर्प बना दिए। और विसर्प के बाद क्या बनते हैं? डेल्टा। देखिए ये डेल्टा इस तरह से होते हैं। जब नदी बहुत
अपनी बिल्कुल वृद्ध अवस्था में होती है तो वो बहुत ही, उसकी गति बहुत ही धीरे होती है। वो इतनी आलसी हो जाती है कि आराम आराम से चल रही है, एक धारा यहां से निकल रही है, एक धारा यहां से निकल रही है, एक धारा यहां से निकल रही है, ऐसे ऐसे कई सारी धाराओं में वो बट जाती है और बहुत ही आराम आराम से चलती है। तो ये जो छोटी छोटी धाराएं होती है इनको बोलते हैं वृत्तिका, ठीक है। और बहुत सारी वृत्तिकाओं को मिला के वो ऐसे डेल्टा की तरह दिखती हैं और उनको मिला के बनता है डेल्टा। अब आइए मैं आपको भारत के मैप पर दिखाती हूँ। सुंदरवन का जो डेल्टा है वो विश्व प्रसिद्ध है, वो सबसे बड़ा डेल्टा है और उसे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र दो नदियां मिलकर बनाती हैं। अब देखिए बांग्लादेश में है ये डेल्टा। अब यहां से गंगा नदी आई, इसमें मैप में आपको दिख रहा होगा, ये यहां से गंगा नदी आ रही है और यहां से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है। अब देखिए कोई धारा कहीं से निकल रही है, कोई धारा कहीं से निकल रही है, कोई धारा कहीं से निकल रही है, कोई धारा कहीं से निकलती है। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि सारी नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा केवल वही नदियां बनाती हैं जो अपनी वृद्ध अवस्था में किसी जलराशि में, किसी समुद्र में मिलती हैं, केवल वही नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो अपनी युवा अवस्था में ही किसी दूसरी अन्य जलराशि में मिल जाती है। जैसे अरब सागर में गिरने वाली जितनी भी नदियां हैं वो कभी भी डेल्टा नहीं बनाती हैं, क्योंकि वो अपनी वृद्ध अवस्था में नहीं गिरती हैं, वो अपनी युवा अवस्था में ही अरब सागर में गिर जाती हैं। अब कोई नदी है वो 10-15 किलोमीटर चली, 50-100 किलोमीटर चली, तो वो अपने युवा अवस्था में उस टाइम पे और बहुत स्पीड से आ रही है। जब धीरे धीरे आएगी तभी तो वो डेल्टा बनाएगी। लेकिन जब वो स्पीड से आ रही है और आके, जैसे लूनी नदी का मैंने उदाहरण बताया और ताप्ती है, नर्मदा नदी है, ये जो नदियां हैं ये कभी डेल्टा नहीं बनाती है। माही नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्या करती है, जल्दी से गिरती है, अपनी युवा अवस्था में गिर जाती है, तो ये एस्चुरी बनाती है, ठीक है। जैसे ऊपर में वाटरफॉल होता है ना, पहाड़ों से जब पानी गिरता है नीचे की तरफ, उसको हम वाटरफॉल बोलते हैं, यानी कि जलप्रपात बोलते हैं। एकदम से बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, अब वहां से उतर रही है नदी, हिमनद के बाद से जब नदी उतर रही है तो वो पानी जो है वो एकदम से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से एकदम से नीचे गिरता है, तो हम उसको बोलते हैं जलप्रपात या वाटरफॉल। तो उस तरह से ही जब नदी अपने युवा अवस्था में ही किसी दूसरी जलराशि में मिल जाती है, किसी महासागर में मिल जाती है, किसी छोटे सागर में मिल जाती है, तो वो डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में कुछ दे रखे हैं जो जलप्रपात है। अब देखिए ये दक्षिण अमेरिका में दे रखा है एंजल जलप्रपात, और ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर है निग्रा जलप्रपात, और जाम्बिया जिम्बाब्वे की सीमा पर है विक्टोरिया जलप्रपात। ये जो जलप्रपात है विक्टोरिया जलप्रपात, ये अफ्रीका उपमहाद्वीप में है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा, जो भी अब तक मैंने आपको पढ़ाया उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज जो होती है ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि कौन सा जलप्रपात कहाँ है, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे तरह से नोट डाउन करके याद कर लीजिए। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेश गुप्ता।